नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेंद्र गुजर। स्वागत करता हूं आपका देवश्री विद्या आश्रम ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, मैं जो टॉपिक लेकर आया था वो था वर्ण विचार। क्या था? वर्ण विचार। इसी वर्ण विचार को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और हम पढ़ेंगे आज व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्योंकि हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इससे तो हमें अभी कोई बात करनी नहीं है, क्योंकि इनकी बात मैं कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप जाकर के स्वरों का वर्गीकरण देखिए। आज बात करने वाले हम व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो आज हम इसमें बात करेंगे। तो इसमें पहली बात भी मैं कर चुका हूँ, जिसमें हमारे पास जो था उच्चारण और कह सकते हैं मात्रा के आधार पर वर्गीकरण कर चुका हूँ मैं। ये हो चुका हमारा वर्गीकरण। मात्रा का मतलब होता है समय, और समय की बात मैं बता चुका हूँ, जिसे हम कह सकते हैं कि कितने पल में या कितने क्षण में एक वर्ण को बोला जाता है। कितने क्षण में या कितने पल में एक वर्ण को बोला जाता है, वो होती है समय। और उच्चारण यानी कि इनका उच्चारण करने में कितना समय लगता है, वही बात है। तो इस पे वर्गीकरण पे मैं कर चुका हूँ। ये पहला था हमारा वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण में जो हमारा व्यंजन का वर्गीकरण पार्ट 2 भी है और दूसरा भी है। ये करेंगे हम यत्न के आधार पर। किसके आधार पर? यत्न के आधार पर। यत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, यानी कि हम वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। और वर्णों में क्या आएंगे? स्वर आएंगे, व्यंजन आएंगे और यत्न होता है मतलब प्रयत्न। क्या होता है? प्रयत्न होता है। प्रयत्न मतलब एक प्रयास करना। किसी भी वर्ण को बोलने के लिए जो प्रयास किया जाता है वो प्रयास ही क्या कहलाता है? यत्न कहलाता है। अब इसमें देखिए कौन कौन से वर्णों को कहाँ कहाँ शामिल किया गया है, इसकी चर्चा मैं बहुत जल्दी और आराम से करने वाला हूँ। जल्दी का मतलब समय वेस्ट नहीं करूँगा। ऐसे नहीं कि बहुत फास्ट समझाऊँगा, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। आराम से समझाऊंगा, लेकिन समय वेस्ट नहीं करना अपन को। ठीक है, आप जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दीजिए ताकि और भी आपके साथी हैं जो लाभ ले सकें। अब देखिए, पहले प्रकार की बात करता हूँ। इसमें वो आता है दोस्तों स्पृष्ट, या फिर कह सकते हैं स्पृष्ट या स्पर्श व्यंजन। यानी कि इसके अंदर जो व्यंजन आने वाले हैं उन व्यंजनों को हम कह सकते हैं स्पर्श व्यंजन या स्पष्ट व्यंजन। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर दोस्तों जो हमारी जीभ होती है, जब उच्चारण उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ होती है, ये जीभ जो है हमारे जीभ होठों को स्पर्श करती है। होठों को स्पर्श करती है और स्पर्श करने पर जो विस्फोटक होता है, एक विस्फोटक होता है। जैसे कोई पत्थर को भिड़ाने के बाद में क्या होगा? एक आवाज़ निकलेगी उसमें। या दो चीज़ों को किसी को भिड़ा दो, ठीक है, उसको भिड़ाने पे क्या होगी? आवाज़ होगी। वो आवाज़ होगी ना, तो जीभ और होठ दोनों भिड़ते हैं। भिड़ने पर क्या हो? स्पर्श होना। मतलब दोनों भिड़ते का मतलब ये नहीं है कि एक्सीडेंट होता है बहुत ज़्यादा ही, मतलब स्पर्श करते हैं एक दूसरे को। और स्पर्श करने पर जो व्यंजनों की ध्वनियाँ निकलती है बाहर, वो निकलती है क, ख, ग, घ, सिर्फ यहाँ तक। और इनके अलावा न भी निकलता है। ठीक है, लेकिन न इसके अलावा एक जगह और से गया, मतलब कितने हो गए? एक वर्ग। तो मैं ये कह सकता हूँ डायरेक्ट ही कि प्रत्येक वर्ग, लेकिन इसमें च वर्ग नहीं है। च वर्ग को छोड़कर क्या होगा? इसमें च वर्ग को नहीं लिया जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यत्न के आधार पर जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं, इसके अंदर स्पृष्ट या फिर कह सकते हैं
स्पर्श व्यंजन जो लिए गए हैं उन व्यंजनों का मतलब कैसे निकला, इन व्यंजनों का कि जीभ जो हमारी होती है ये होठों से क्या करती है, टकराती है, मतलब स्पर्श करती है। स्पर्श करने पर जो विस्फोटक होती है, एक ध्वनि निकलती है, स्पर्श करती है तब ध्वनि निकलती है, तब जो ध्वनि निकलती है, मतलब कह सकते हैं ध्वनि निकलती है, ध्वनि में क्या निकलेंगे, वर्ण निकलेंगे। और वो वर्ण कौन से होंगे, प्रत्येक वर्ग के सभी वर्ण होंगे, सभी वर्ण, प्रत्येक वर्ग के सभी वर्ण, ठीक है, प्रत्येक वर्ग के सभी वर्ण होंगे, लेकिन च वर्ग नहीं आएगा साथियों, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 20 ही वर्ण होंगे, इसके अंदर संख्या पूछी जाएगी 20 ही रह जाएगी, क्योंकि जो ये है च वर्ग ये निकल जाएगा उसमें से। इसके बाद में हमारे पास आता है स्पृष्ट संघर्षी। स्पृष्ट संघर्षी यानी कि स्पृष्ट संघर्षी का मतलब क्या हुआ कि ऐसे वर्ण जो स्पृष्ट हैं लेकिन वो संघर्ष भी करेंगे, मतलब संघर्ष करना उनका, यानी कि संघर्ष ऐसे हो रहा है, आपको सीधी भाषा में बताता हूँ मैं कि हम कोई भी वर्ण बोलते हैं या कोई भी भाषा बोलते हैं, जब हम आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों को, तो हमारे क्या निकलते हैं, विचार निकलते हैं, ठीक है। तो अपन जो भी बोलते हैं उसका विचार निकलेगा, विचार निकलने पर मतलब ये हो रहा है कि एक ध्वनि निकल रही है। और वो ध्वनि कैसे निकलेगी कि हमारे यहाँ से फेफड़ों से एक हवा निकलेगी, और हवा निकल करके वो कहीं ना कहीं स्पर्श करेगी, जहाँ स्पर्श करी वहीं से एक आवाज़ निकलेगी। तो इस प्रकार से ये स्पर्श संघर्षी ये भी क्या हो रही है, ये कहीं ना कहीं संघर्ष करके निकल रही है। और इसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, स संघर्षी। ये ऊष्म वर्ण भी इसी में आते हैं, ऊष्म वर्ण भी कहते हैं इनको, क्योंकि ऊष्म वर्ण इसी में होते हैं, यही संघर्ष ज़्यादा करते हैं। स और है, ये जो वर्ण है ये संघर्ष करके निकलते हैं। और इन्हें संघर्ष करने के लिए जो ऊष्म, यानी कह सकते हैं हम कि इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है। मतलब इनका उच्चारण कर रहे हैं उस समय क्या हो रहा है, मुंह के अंदर से गर्म हवा बाहर निकल रही है, यानी कि क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न होना। समझ में आ गया, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण क्या है, संघर्षिका है। इसके अंदर दोस्तों स है, सॉरी ये स इस तरह नहीं आएगा अभी, क्योंकि हम है इसको इनके अंदर ले रहे हैं, वो है अलग है। इसके अलावा इसके अंदर जो है अरबी फारसी जो व्यंजन हैं वो भी शामिल किए गए हैं, वो भी शामिल है। तो व्यंजन कौन कौन से हैं, क, ख, ग, ज और फ, ये व्यंजन हैं, इनको भी शामिल इसके अंदर किया गया है। इनमें भी बोलते समय ऊष्मा उत्पन्न होती है, संघर्ष होता है, घर्षण होता है। और ये उच्चारण वर्णों को बोलते समय मुंह से हवा क्यों निकलती है, क्योंकि इनको बोलते समय मुंह में घर्षण होता है। क्या होता है, घर्षण होता है, और वो घर्षण होने के कारण ही, वो घर्षण के कारण ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। पहला स्पर्श व्यंजन, जीभ और होठ दोनों के बीच में घर्षण होता है, और घर्षण होने के कारण उनमें जो ध्वनि होती है विस्फोटक होता है, उसमें क, ख, ग, न, यानी कि इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग के सभी वर्ण होंगे उसके अंदर, और वो वर्ण होंगे 20। क वाला हो जाएगा, च वाला नहीं आएगा, ट आ जाएगी। यानी कि मैं यहाँ पर इसकी जगह ये लिखूँ कि कौन कौन सा वर्ग होगा, वो लिख देता हूँ। क, च नहीं आएगा, ट, त, प वर्ग, यानी कि ये वर्ग आएंगे इसके अंदर। समझ में आ गया आप, ठीक है। च वर्ग नहीं आएगा। फिर दूसरा मेरे पास आया है, वो आया स्पष्ट
संघर्षी, यानी कि स ये संघर्ष करते हैं। अरबी फारसी में ये आते हैं, ये संघर्ष करते हैं। NCERT जो है वो सिर्फ ख, ज और फ को ही मान्यता मिलती है, मतलब 3 ही वर्ण है जो NCERT मान्यता जिनको दे रखी है। ठीक है, यानी कि यहाँ तक समझा गया। अब इसके बाद में हमारे पास जो तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास वापस, अब वह आता है कि इसमें कौन सा वर्ण रह गया था, कौन सा वर्ग रह गया था, च वर्ग रह गया था। और ये च वर्ग रहा है ना, इसको कहते हैं इस, यही नाम रहेगा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को प्लस कर दो, यानी कि स्पृष्ट कह सकते हैं हम, या स्पर्श कह सकते हैं। इसमें क्या था, स्पृष्ट तो मिल गया लेकिन संघर्षी नहीं मिला, तो हम कह सकते हैं संघर्षी। क्या हो गया, स्पृष्ट या स्पर्श संघर्षी। ठीक है, ये वर्ण हो गए। अब ये जो आएगा ना, इसका नाम मतलब क्या हो गया, च वर्ग को यहाँ रख दो, च वर्ग, यानी कि च, छ, ज, झ और ङ हो गए, हलंत रहेंगे। मैं वर्ग लिखूं, यानी कह सकते हैं हम च वर्ग। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारे पास आती है बात कि हमारे पास ये वर्ग जो थे, हम पढ़े थे अलग अलग वर्गों का वर्गीकरण, उसमें स्पर्श व्यंजन पढ़े थे। स्पर्श व्यंजन में कैसे मैं तक आता है, तो कैसे मैं तक आ चुके, च रह गया था वो भी आ गया। इसके बाद में दूसरा पढ़े थे अंतः स्थ, पढ़े थे क्या, अंतः स्थ, तो अंतः स्तर नहीं आया, लेकिन अपन ने एक पढ़ा था ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण आ गया, तो अंतः को ले लें। लेकिन उससे पहले एक बात जो 4 नंबर पे जान लेता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको कि इनको मैंने कहा था कि प्रत्यय वर्ग का 5वां वर्ण है वो एक जगह और आएगा, वो आएगा दोस्तों नासिका में, उसे कहते हैं नासिका वर्ण। नासिका वर्ण में ये 5 वर्ण होते हैं। जब हवा को हम बंद कर लेते हैं, मुंह बंद कर लिया, तो नाक से बोले जाते हैं। जैसे ज़्यादातर जो व्यक्ति होते हैं जिनकी जीभ ढंग से उठती नहीं है, उनको जैसे तोतला जिसे कहें या गूंगा जिसे कहें, वो उच्चारण करते हैं, तो वो क्या करते हैं, नाकों में बोलते हैं, वो हमारे समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। तो उस वक्त जो वर्ण होते हैं वो होते हैं, एक तो क वाली लाइन का अंतिम, च वाली लाइन का अंतिम, च वाली लाइन का अंतिम, ट वाली लाइन का अंतिम, त वाली लाइन का अंतिम और प वाली लाइन का अंतिम, यानी कि 5 वर्गों के अंतिम वर्ण। प्रत्येक वर्ग का इसे कहते हैं पंचमा अक्षर भी कहते हैं, इसे पंचमाक्षर। ठीक है, इसे नासिका, यानी कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण इसके अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे अभी तक हमारे पास अंतःस्थ बाकी है, उसे ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब इसमें यत्न के आधार पे पढ़ रहे थे। पहला था स्पष्ट या स्पर्श व्यंजन, इसमें जीभ जो होती है वो होठों को स्पर्श करती है, टकराती है वहाँ से, और टकराने से जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि में कुछ वर्ण निकलते हैं। वो कौन कौन से निकलते हैं, प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ग, च वर्ग को छोड़े, मतलब क, ख, ग, घ, ण, च नहीं आएगा, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, फिर च वर्ग नहीं आएगा मतलब। फिर उसके बाद में हमारे दूसरा जो आया था वो आया था स्पृष्ट संघर्षी, यानी कि यहाँ पर बोलते हुए संघर्ष करना पड़ता है। इन वर्णों का उच्चारण जब करते हैं तो संघर्ष करना पड़ता है, यानी कि मुंह से जो होती है गर्म हवा निकलती है, गर्म हवा का ऊष्मा निकलना, मतलब गर्म हवा निकलना मतलब ऊष्मा निकलना, ऊष्मा के कारण इसे ऊष्म वर्ण कहा है। इन वर्णों को बोलते समय गर्म हवा निकलती है, यानी घर्षण होता है। इसके अंदर स है निकलता है। अरबी फारसी व्यंजन भी इसके अंदर आते हैं, क, ख, ग, ज, फ, यानी कि NCERT 3 को मान्यता देती है, 5 में से ख, ज, फ, खजब। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं तीसरे नंबर पे। तो पहला दूसरा पढ़ा था, उन दोनों ही नाम आए हैं। स्पर्श संघर्ष हमने पढ़ा था, स्पर्श संघर्ष इसमें पढ़ा था। दूसरे में अपन ने संघर्ष शर्त लिया था, लेकिन संघर्ष लिया था तो संघर्ष यहाँ लिया। इसमें च वर्ग पूरा आएगा, मतलब च, छ, ज, झ, ण।
अब मैंने एक बात बताई भी थी कि प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर पांचवा वर्ण होगा, वो कहीं ना कहीं हमारे एक जगह और आएगा, वो आएगा नाक से, मतलब नासिका, उन्हें पंचमाक्षर कहते हैं, यानी यमगंडम कहते हैं इसे, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। अब बात आती है कि हमने स्पर्श पढ़ ली है, ऊष्म पढ़ ली है, अब बात कर लेते हैं हम अंतस्थ की। अंतस्थ में हमारे 3 पोजीशन सामने आएगी। 4 तक पढ़ चुके थे, 5वां ले लेते हैं। 5वां जो पॉइंट है वो है, एक तो आता है पार्श्विक, एक आएगा लुंठित, एक आएगा हमारे पास 7वां जो आएगा अर्ध स्वर। ठीक है, इनके अब इनमें ये 3 है ना, इन्हीं को लिया है। देखो अर्ध स्वर में लिया है, इसमें है क्या, टोटल वर्ण कौन कौन से थे, य र ल व, ये आते हैं। तो प्रथम और अंतिम इन दोनों को तो ले लिया यहाँ पर, यानी कि य और व, यानी कि ये दोनों अर्ध स्वर है। ये ऐसे स्वर हैं जो ना तो व्यंजन है ना स्वर है, मतलब बीच की स्थिति में आते हैं। ये बीच की स्थिति में होने का इन्हें अर्ध स्वर कहा है। ठीक है, अर्ध स्वर कहा है। अब इसके बाद में पार्श्विक, पार्श्विक में हमारे पास आएगा ल बचा हुआ है वो, और र बचा हुआ है जो इसमें आएगा। ये वर्ण हो गए, ये वर्ण आ चुके। अब देखिए ल वर्ण को, इस वर्ण को बोलते हैं पार्श्विक, का मतलब है जीभ के पास से स्पर्श करती हुई, मतलब मुंह की हवा जीभ के दोनों साइड होती है ना, दोनों साइडें, जो दोनों साइड वाली साइडों को स्पर्श करके बाहर निकलती है। क्या होता है इसमें कि जो हमारी हवा होती है मुंह के अंदर, वो हवा बाहर निकलेगी और कहीं ना कहीं स्पर्श करेगी, तब जाकर के वर्ण बोला जाएगा। मैंने कहा विस्फोटक होता है, एक आवाज़ आती है, ध्वनि आती है, तो ये दोनों साइड से निकलती है स्पर्श करती हुई। बोल के देखिए ल, और जीभ है जो प्लेटा खाती हुई लुढ़कती हुई आती है, जीभ खुद लुढ़कती हुई आती है, ल बोल के देखिए, आप उच्चारण करके देखिए मेरे साथ, ल। ठीक है, और र में क्या होता है, इस र के अंदर जो होती है जीभ की जो टंग होती है, यानी कि ये वर्ण जीभ की टंग पर गुड़ता लुढ़कता हुआ आता है, मतलब जीभ पर लुढ़कता हुआ आता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो जीभ है, जीभ की टंग से बाहर फेंके जा रहे हैं, मतलब जीभ की जो टंग होती है आगे आगे वाली, इससे बाहर फेंका जा रहा है। र ऐसा लगता है इस पे लुढ़कता हुआ आ रहा है और बाहर फेंका जा रहा है, मतलब ये हुआ कि र का उच्चारण करते समय ऐसा लगता है जीभ के ऊपर आ रहा है और बाहर, यहाँ आते बाहर फेंक दिया गया। और जो ल होता है वो इसके ऊपर नहीं आता, वो दोनों साइडों से आता है। ठीक है, तो इस तरह से इनका उच्चारण किया गया, यानी कि मतलब ये और ये जो अर्ध स्वर है, ये ना तो स्वर में आता है ना व्यंजनों में आता है, ये बीच में होता है, अटक गया बेचारा बीच में, इसीलिए ये क्या हो गया, अर्ध स्वर हो गया। ये अर्ध स्वर है, इसको हम ईसत स्पृष्ट भी कहते हैं। ईसत स्पृष्ट, ठीक है, और इसको अंतःस्थ तो कहते हैं। ठीक है, वो लुंठित हो गया, पार्श्विक हो गया। जो हमारे पास जो पार्श्विक वर्ण है, हमारे पास जो पार्श्विक और लुंठित है, तो लुंठित जो वर्ण है इसको प्रकंपित भी कहते हैं। ठीक है, ये तो अन्य नाम है वैसे जानने के लिए थे आपके। बाकी यहाँ तक आपके हमारे वर्ण कंप्लीट हो चुके हैं ये वाले।
तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन से वर्ण को किस में शामिल किया गया है। पार्श्वी वर्ण में कौन सा आता है, लुंठित में कौन सा आता है, ये आपको बताना होगा। अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं। अब बात करता हूँ मैं 8वां पॉइंट, ताड़न जात। ताड़न जात, ताड़न जात में दोस्तों हमारे पास अलग से वर्ण नहीं है, क्योंकि वर्ण मैंने ख़त्म कर दिए थे। अलग से क्या आया है इसमें, इसमें आया है दोस्तों कि हम ट वाली लाइन पढ़ते हैं, ट, ठ, ड, ढ और न। इस लाइन के अंदर क्या होता है कि यहाँ हलंत लगा हुआ है, जब तक तो ये वर्ग का वर्ण है, ठीक है, और हमारे स्पर्श व्यंजनों में आएगा। लेकिन जब इस में से इन दो वर्णों को मैंने बिंदी लगा दी, व्याकरणाचार्यों ने लगाई, मैंने तो लगाई, इनका मतलब बिंदी लगा दी, तो ये एक तरह से अब हलंत वर्ण नहीं है, ये एक नया वर्ण आ गया है जो हमारे पास ताड़न जात के नाम से जाने जाते हैं। मतलब ड और ढ, ये दोनों वर्ण हैं, ये ताड़न जात है। इनकी मैं पहले ही बता चुका विशेषता। ये वर्ण कभी स्वर रहित नहीं होते। ये वर्ण कभी भी स्वर रहित नहीं होते हैं, कभी भी इन्हें स्वर रहित नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि पहले से अगर इसके अंदर ये लगी है तो ये कैसे लगाओगे, पहले से इसके नीचे लगी तो ये कैसे लगाओगे, तो हलंत हम नहीं लगा सकते, इसलिए कभी भी स्वर रहित नहीं हो सकते। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर बताऊं तो इन वर्णों से कभी शब्द प्रारंभ नहीं होता। इनसे क्या नहीं होता, दूसरा पॉइंट क्या है कि कभी भी आप शब्द प्रारंभ नहीं कर सकते, ऐसे नहीं लिखते, कभी भी यहाँ पर शब्द लिखा फिर आगे कोई नया शब्द, आगे वर्ड जोड़ के नया शब्द बना दे, ये बीच में ही आएगा, कभी भी इनसे शब्द है जो प्रारंभ नहीं होगा। अगला पॉइंट की बात करता हूँ मैं, तो ताड़न जात में दो शब्द हैं, उनका ध्यान रख लेना आप। ठीक है। और इनके अलावा ऐसे ही वर्ण दिखने में ऐसे ही हैं, लेकिन उन्हें अरबी फारसी कहते हैं और विदेशी व्यंजन है, इसलिए ध्यान रखना उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है। देख लीजिए एक बार, क, ख, ग, ज और फ, इनके नीचे भी वही बिंदी लगी हुई है। ठीक है। और ये ड है और ये ड है, इनके अंदर भी वही बिंदी लगी हुई है। कोई अंतर है क्या, लिख रहा है क्या, नहीं लग रहा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से हमें देखना पड़ेगा और इन्हें ध्यान से, बस हमें ताड़न जात को ध्यान रखना है। इन्हें उत्क्षिप्त भी कहते हैं। उत्क्षिप्त मतलब फेंके हुए, जीभ से फेंके हुए, मतलब ऐसा लगता है कि ये वर्ण क्या है, ये दोनों, इन दोनों को ध्यान रख लो। बाकी बच गए जो आपके विदेशी रहेंगे, ये विदेशी नहीं, ये हमारी सिंधी भाषा से लिए गए हैं। ये ऐसा प्रतीत होता है फेंका हुआ, जीभ से फेंका हुआ, मतलब ये वर्ण क्या है, जीभ से फेंके गए हैं एक तरह से, और फेंके गए कारण इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त कहते हैं। उत्क्षिप्त से यानी फेंका हुआ। ठीक है। तो इन वर्णों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगले पॉइंट में जो 9 नंबर पॉइंट की बात करने वाला था, वो था हमारे पास संयुक्त अक्षर, यानी कि संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर की बात करने वाला हूँ। संयुक्ताक्षरों की बात करूँ तो आपके लिए संयुक्ताक्षर जो होंगे कौन कौन से होंगे वो देख लीजिए। संयुक्ताक्षर के अंदर हमारे पास 4 वर्ण आते हैं। कभी भी इनकी संख्या पूछ ली जाए तो आपके पास कितनी संख्या बताओगे आप, 4 बताओगे। ठीक है। 4 कौन कौन से, एक तो क्ष, दूसरा त्रे, तीसरा गे और श्रे। अब मैं इनको इतना दूर दूर क्यों लिखा है, क्योंकि इनका मैं विच्छेद करने वाला हूँ किस किस से मिलके बने हैं। देखो ये तो हमारे पास क और स से मिलके बना है, प्लस ए भी है। अगर ए को आप अलग नहीं करते तो आप स को कंप्लीट रख सकते हैं, प्लस क को हलंत रख सकते हैं। मतलब 1.5 अक्षर हो गया, एक ये पूरा यादा, या कह सकते हैं 3 वर्ण, 1.5 या फिर 3 वर्ण। इसी प्रकार त प्लस र प्लस ए, या फिर कह सकते हैं त प्लस र पूरा। ठीक है। इसी तरह से गे है, इसका उच्चारण आजकल करने लगे दोस्तों, गे, ये वाला करने लगे।
बल्कि ये गे नहीं है, ये गे और ये से मिलके नहीं बना हुआ विज्ञान जिसे कहते हैं, ये विज्ञानीयता, ये दोस्तों ज प्लस ङ प्लस ऐसे मिल करके बना है। यानी कि हम कह सकते हैं ज प्लस ङ, इसका उच्चारण होता है ये। तो यानी कि आजकल अगर ज पढ़े इसको विज्ञान, विज्ञान विज्ञान नहीं विज्ञान पढ़े तो विज्ञान कोई कहेगा ही नहीं कि विज्ञान है, इसलिए वो क्या प्रचलन में आ चुका है। बाकी इसका जो संयुक्त अक्षर है मिला हुआ इस तरह से है, और जो श्री था वो स प्लस र प्लस ए का संयुक्त है, यानी कि ये मिल करके बने हैं, तो हम स प्लस र कह सकते हैं। आपके सामने इस तरह से कोई भी पोजीशन पूछा जा सकता है, ये दोनों मिलके भी वही बनेगा, ये वाला भी। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आए तो पहले इसको चूज करना, क्योंकि जो निकटतम है उसे चूज करना होता है, हमें जो निकटतम होता है उसे चूज करना होता है। यानी कि आपको दोनों दिया है और इसी का विच्छेद या इसका विच्छेद पूछा जा रहा है, तो निकटतम वाले को चूज करना। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए आपको श का विच्छेद पूछा, वर्ण विच्छेद आपसे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरह से पूछा जाएगा। जैसे यही वर्ण दे दिया, इसका पूछा जा रहा है आपसे कि इसका वर्ण विच्छेद करिए। क्या करिए, इस शब्द का वर्ण विच्छेद। देखिए किस तरह से किया हुआ है, क किया हुआ है, आपके सामने है पूरा, क किया हुआ है प्लस स किया हुआ है, ठीक है। दूसरा है क किया हुआ है प्लस स किया हुआ है। तीसरा है क किया हुआ है प्लस स किया हुआ है प्लस ए किया हुआ है, और अगला किया हुआ है क प्लस स। तो आप मुझे इनमें से आप राइट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि कौन सा सही है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स, क्योंकि ये बहुत ही एक जीरो लेवल का क्वेश्चन है जो आपके संयुक्त अक्षर में से पूछा जाता है और आपको आना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे यानी कि आपको आता है तो आप इसका आंसर मुझे ज़रूर देंगे। और अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसे ध्यान से आप पढ़िए, मेरे वीडियो को अंत तक देखा करो, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे इसका आंसर क्या दिए हैं, देखो कैसे तो हो नहीं सकता क्योंकि क पूरा है इसमें, ठीक है। स तो मैंने और आपके सामने सॉल्व है, स तो पूरा करा हुआ अभी मेरा, तो आप इसको तो मान सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग सही हो सकता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब आप कहोगे सर आपने कहा था कि जो निकटतम उसे लेंगे, लेकिन निकटतम हमारे पास कैसा है ये है, लेकिन ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। कैसे वो भी बताता हूँ। कैसे यानी कि ये वाली पोजीशन मेरे पास है, ये भी राइट होना चाहिए था, लेकिन ये भी गलत होगा, तो यानी कि सही तो यही होगा फिर तो, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों गलत। देखिए कैसे सही होगा वो, यहाँ क्या बताया मैंने, क और स यही बता रखा है, हलंत है, हलंत है। अगला वर्ण देखो तो सही आप, ये श है, ये पूरा तोड़िए, ये भी तो हलंत है। हलंत का मतलब इसमें ए नहीं है, तो यानी कि ये क और ये स मिल करके किसका निर्माण करेंगे, इसी का तो निर्माण करेंगे। अब इसमें मैं ए जोड़ देता हूँ तब जाकर के ये पूरा श बनेगा, और जब जाकर के ये वाला राइट आएगा या फिर ये वाला राइट आएगा, तब अगर मैं इसमें स में, अब मान लीजिए यहाँ तक समझ में आएगा कौन सा सही है, पहला। अब इसमें देखिए कि आपके कौन सा और सही आएगा, क्या चेंज करने पे आपको एग्जामिनर कितना सा चेंज कर सकता है। एक चेंज कर दिया, इस हलंत को हटा दिया, अब बताइए कौन सा सही है। ये भी सही है आपके लिए, ये भी सही है, लेकिन मैंने कहा था निकटतम लगाना, तो ये वाला सही होगा यहाँ पर। अब ये ऑप्शन में नहीं मिला तो फिर यही सही है, ये दो तो हो ही नहीं सकते। समझ में आया। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो, और आपको ध्यान से उत्तर देना होगा। तो मैं एक बहुत ही जीरो लेवल से हिंदी को स्टार्ट किया हूँ, और रीट का संपूर्ण, रीट के साथ साथ एसआई ले लीजिए, रीट ले लीजिए, पटवार ले लीजिए, या कोई भी शिक्षक भर्ती ले लीजिए, सबकी तैयारी में करवा रहा हूँ जीरो लेवल से। धन्यवाद।